आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो MSU कल्चर फेस्ट में जो मैंने डांस किया था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैंने वडोदरा की संस्कारी नगरी में पता नहीं ऐसा क्या कर दिया या अश्लीलता फैला दी है, जबकि मैंने उसमें सिर्फ नॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी। हाँ ठीक है, मेरा सॉन्ग सिलेक्शन गलत था सॉन्ग का, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। पर ये इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी जिसको आपने इतना बड़ा हो मचा दिया है, जैसे कि मैंने कोई देशद्रोह कर दिया हो। मैं ना ABP वालों को जानती हूँ ना NSUI वालों को जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं एक कल्चरल फेस्ट में बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगी तो उसका इतना हुआ बन जाएगा। मुझे पता होता था, मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं। और ये जो NSUI वाले हैं जिन लोगों ने ये इतना फैला दिया है, इन लोगों ने मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे पे क्या बीतेगी। मैं ये सब अपने बारे में सुनूंगी तो मुझ पे क्या होगा कि किसी लड़की ने पहली बार किसी बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस किया है। नहीं ना, अभी मुझ पे क्या बीत रही है मुझे ही पता है। बस मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कोई वीडियो डालते हो तो कभी किसी लड़की के बारे में सोच लिया करो। मैंने कोई अश्लील कपड़े नहीं पहने थे, मैंने एक सिंपल साड़ी पहनी थी। अपने आर्ट को एक स्टेज पर प्रेजेंट किया था, ठीक है वो कल्चरल फेस्ट था, पर मुझे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। मैंने पहले भी डांस किया था, मुझे नहीं लगा था कि अगर मैं एक बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगी तो उसका इतना बन जाएगा कि मेरे संस्कार भंग कर दिए। या तो ठीक है, आप लोग बॉलीवुड सॉन्ग भी मत सुनो ना, आप इतने संस्कारी बनते हो तो मत सुनो आप बॉलीवुड सॉन्ग भी। मेरी मेंटल स्थिति को क्या बिगड़ती है मैं जानती हूँ ना। एक छोटी सी बात को इतने सारे मुद्दे होते हैं देश में, उनको छोड़ने के बाद आपको सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए होता है, इसलिए आपने सिर्फ लड़की को टारगेट कर दिया कि इसने ऐसा कर दिया, जबकि मैंने इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। और भी मुद्दे हैं देश में, और भी मुद्दे हैं वडोदरा में, इसको इतना बड़ा बना दिया। तो बस मेरे आप लोगों से यही विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो किसी भी लड़की के बारे में सोचते नहीं कि उस पर क्या बीतेगी, ऊपर बस लोगो लगा देंगे, अश्लीलता फैलाई जा रही है। उससे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मुझ पे क्या बीत रही है। आपने एक बार भी नहीं सोचा हो वीडियो डालने से पहले, ना मुझसे परमिशन ली कि मेरा पर्सनल वीडियो क्यों डाला जा रहा है। आपने सिर्फ दूसरी पार्टी को, उन लोगों को टारगेट करने के लिए एक लड़की का सहारा लिया। आप लोगों को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि ठीक है मेरा सॉन्ग ऑफ सिलेक्शन गलत था, आई एम रियली सॉरी, बट मैंने ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं कर दिया कि जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिले। तो इतने बड़े लेवल पे मुझे बोला जाए। धन्यवाद। हेलो, जय श्री राम। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ओहो बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ओहो चुप हो जाओ। देखो गलती इस बच्चे की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस बच्चे को उर्दू वर्ड ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि उसने गलत क्या किया है। जैसे बहुत सारे जितने भी रेप केस हुए हैं, अगर आपने कभी उन लोगों के इंटरव्यू सुने हों जिन्होंने ये रेप किए हैं, तो उनको समझ में ही नहीं आता कि उन्होंने गलत क्या किया है। जितने भी आतंकवादी हैं जो निहत्थे गरीब लोगों को मार देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि मतलब उनका जो मज़हब है वो मैच नहीं करता आपके धर्म से, रिलीजन से, तो जब आप उनसे पूछेंगे कि आपने ये ऐसे क्यों गोली मारी निहत्थे लोगों को, ये तो टूरिस्ट थे जो घूमने फिरने आए थे, ये तो आपकी इकॉनमी में हेल्प कर रहे थे, आप ही पैसे कमा रहे थे इनसे, अपनी मेहनत की कमाई से या घूमने फिरने आए और आपकी इकॉनमी उससे बूस्ट हो रही है, तो आपने ऐसा क्यों किया। वो जिस प्रकार के आपको लॉजिक देंगे, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो कोई एक नेता हो, चाहे वो कोई एक सरकारी बाबू हो, चाहे काले कोट वाला हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई भी हो जो घूस खा रहा है, जब आप उससे पूछेंगे कि वो घूस क्यों खा रहा है, तो सबसे पहले तो होगा ये सब करते हैं, ये तो सब करते हैं, मैं क्यों ना करूं। सो हमारा जब दिमाग है वो किसी चीज़ को एक नॉर्मलाइज कर लेता है, अंदर से सबको पता होता है, और जब उस गलत करने वाले को जब कॉर्नर करेंगे तो हज़ार किस्म के हथकंडे अपनाएगा, विक्टिम कार्ड खेलेगा, रोएगा, मारेगा, पीटेगा, युद्ध करेगा। अगर अभी आप ट्रंप से पूछोगे कि भाई तू तेल लूटने के लिए ही तो कर रहा है ना, ये जो भी कर रहा है, तूने वेनेजुएला का तेल लूटा है, वहाँ का जो मिनिस्टर था
प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी था उसको तूने हटा दिया और अब तुम उनका तेल लूट रहे हो खुलेआम। वो तो चलो छोटी कंट्री थी तो कुछ कर नहीं पाई, मगर ईरान के साथ भी तुमने ये करने की कोशिश कर रहे हो। बट ईरान छोटी मोटी कंट्री नहीं है, उनमें बहुत एकता है, वो आपका सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया को इसी तरीके से तुम लोग लूट रहे हो कितने 2000 सालों से, हैं, अलग अलग पंथ बना के, अलग अलग डिवाइड एंड लूट के हथकंडे अपना के। तो उन लोगों को जब आप पूछोगे तो आपको हज़ार किस्म के एक्सक्यूज़ेस देंगे, अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। और अगर कॉर्नर कर दोगे तो आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। आपके देश में, आपके जो पड़ोसी देश हैं जहाँ पर कुछ इसी तरीके के लोग बैठे हैं, वहाँ पर राइट्स कराएंगे, वहाँ से आपके ऊपर बमबारी कराएंगे। वही जो उनका 2 नेशन थ्योरी का जो फंडा चल रहा है, वो तरीका चल रहा है उनका 2 नेशन थ्योरी का। तो इस बच्ची की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसके माँ बाप ने सारा दिन टीवी पर उर्दू वुड देखा होगा जब ये बड़ी हो रही होगी। डांस इंडिया डांस जैसे भद्दे शो देखे होंगे। इनके घर में पार्टियों में, शादी ब्याह में, विवाह में ऐसे ही इनके घरों की लड़कियां, इनकी माँ बाप जो हैं घर में हाथ में लेग पैग लेके, मुंह में बिड़वा डाल के, मोटे मोटे पेटों के साथ अपनी बहू बेटियों को, बच्चियों को नचवा रहे होंगे स्टेजों पे। तो इस बच्ची की क्या गलती है इसमें, मुझे कोई ये बताए। ये बच्ची तो छोटी सी है, इसको तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 16-17 साल की होगी। तो इसकी तो कोई, इसमें आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस उर्दू वुड को करो ना, जो हमारे समाज को दूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है, लोगों की विचार को गलत कर रहा है, लोगों की बेसिक जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, विजडम होती है, उसको ख़त्म कर रहा है वो, और लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है। वो जेएनयू स्टाइल की एंटी थीसिस दे रहा है, और वो सर्कुलर लॉजिक लोगों को दे दे के, विक्टिम कार्ड खेल खेल के उनको अपने क्राइम को जस्टिफाई कराने के तरीके बताता है। ये तो बिल्कुल वही वाला चक्कर है जैसे रावण के बाद पास बहुत सारी नॉलेज आ गई थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी, उसको बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें उसको इन्वेंट कर ली थी उसने, इसीलिए उसको 10 सिरों के साथ दिखाया जाता है। 10 सिर मतलब 10 बुद्धियाँ। मगर समझदारी तो नहीं थी आई थी ना उसमें। वो भी तो लेडीज़ को का रेप कर रहा था, उनसे नाच गाने कराता था, भड़वागिरी कराता था। और वैसी उसकी बहन थी जो श्री राम के पास आई, उसने श्री राम का हैंड को देखा और कहा आप तो बहुत हैंडसम हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, और ये जो आपकी पत्नी है इसको आप साइड में करो, मतलब दूसरा तीसरा चौथा जितने मर्जी विवाह कर लो अय्याशी के लिए। वो अय्याशी करना चाहती थी श्री राम के सुंदर रूप को देखने के लिए। उन्होंने मना कर दिया, उसको हंस के टाल दिया, मगर लक्ष्मण जी नहीं माने। उन्होंने उसको बोला कि तू कितनी अभद्र और कितनी मूर्ख स्त्री है, तेरे को कोई लोक लाज लज्जा कुछ नहीं है, तेरे को धर्म की कुछ परिभाषा समझ में नहीं आती, तो ये ज़ॉम्बियों जैसे काम कर रही है। तो उसकी नाक काट दी उन्होंने, और उसको आज हम कैसे जानते हैं, किस नाम से, शूर्पणखा से नक कटी। इसीलिए उसको राक्षसी बोला जाता है, जो दिखने में इंसान है बट राक्षसी मतलब ज़ॉम्बी है। तो ये ज़ॉम्बीनेस, ये जड़ बुद्धिनेस को स्कूलों द्वारा, एजुकेशन सिस्टम द्वारा, फिल्म मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है। क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि इससे बहुत तगड़ी कमाई होती है भाई। घर टूटते हैं तो एक ही घर में 4-4 कारें आती हैं, क्योंकि सबको चाहिए। उन घरों में खाना नहीं बनता तो काम वालियाँ आती हैं, बाहर का खाना आता है तो फिर लोग बीमार होते हैं, फिर हॉस्पिटल चलते हैं, दवाइयाँ बिकती हैं। ऐसे घरों में टेंशन होती है तो फिर लोग वो शराबें पीते हैं। ऐसे घरों में फिर ड्रग्स पी जाती हैं, रंडीबाजी होती है, समझ रहे हैं? इसलिए राक्षसीपन को, राक्षसी लाइफस्टाइल को बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों को फैलाते हैं, जो इन इंडस्ट्रीज़ को, हॉस्पिटल्स को,
जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो लोग वेपन्स बनाते हैं, वेपन इंडस्ट्री है, एफएमसीजी, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो लोग इनको चलाते हैं वो वही लोग हैं जो पहले कॉलोनाइजेशन करते थे। क्योंकि उनके देशों में तो पानी था ही नहीं, और वो जो ठंडे इलाकों से आए थे उनके देशों में सूरज ही नहीं उगता था, वहाँ पर कुछ खाने पीने को नहीं था, तो उनको तो मजबूरन तामसिक भोजन खाना ही पड़ता था क्योंकि कुछ उगता ही नहीं था। और उसको खा के वो ज़ॉम्बी हो गए। ये मेडिकल साइंस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, कि मीट, शराब, ड्रग्स जो हैं नंबर 1 कार्सिनोजेंस हैं, और इससे आप ज़ॉम्बी बनते हैं। इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। आपका आईक्यू बहुत तगड़ा हो सकता है, आप गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हो, आप स्टेट के 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में फ़र्स्ट आ सकते हो स्टेट लेवल पे, मगर समझदारी आप में नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे चंदा कोचर थी आईसीआईसीआई बैंक की जो हेड थी, फिर एक वो राणा कपूर था येस बैंक का, ऐसे हर्षद मेहता और ऐसे कितने नेता, कितने बैंकर जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने सबसे बड़े बड़े क्राइम करे हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। तो डिग्री लेने से आप कोई समझदार नहीं बन जाते। और वही प्रॉब्लम इस बच्ची के साथ है, इसको एजुकेशन तो दी जा रही होगी मगर समझदारी नहीं दी जा रही है। तो ये जब समाज में आपके ही बच्चे खुद को सड़क पर जाके नंगा कर लें, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, जब वो खुद को ही जाकर सड़क पर नंगा करें, सड़क पर गाड़ी में बैठ के पैग लगाएं, सड़कों पर और ब्याह शादियों में और ऐसी जगहों पर जाकर खुद को ही नंगा करके डांस करें और फिर कहें कि मैंने तो गलत क्या किया, हमने तो कुछ गलत ही नहीं किया, इसका मतलब समझ जाना कि उनकी बुद्धि अब ख़त्म हो चुकी है। वो विचार उनके जो मन में आ रहे हैं वो उनके खुद के नहीं हैं, उनको कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो एक आजकल वर्ड यूज़ करते हैं ये बच्चे लोग, लुकिंग डिज़ायरस। आई ऑल्सो वॉन्ट टू लुक डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल मतलब कि अगर पहले क्या होता था कि आप जैसे हम लड़के लोग अगर किसी को गलत नज़र से देखते थे सड़क पर तो लड़की को बुरा लगता था, वो कंप्लेन करती थी, और कुछ तो जो ब्रेव होती थी वो आके थप्पड़ थप्पड़ मार देती, चप्पल निकाल लेती थी। आजकल उल्टा हो गया है, लड़की कहती है कि अगर तू मेरे को देख नहीं रहा, मेरे को गंदी नज़र से नहीं देख रहा, मेरे साथ अश्लीलता नहीं कर रहा, सीटी सूटी तो बहुत दूर की बात है, मतलब छेड़छाड़ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब या तो तू नपुंसक है, ऐसे करके बोलेंगी, या फिर तू बड़ी अपनी ऐंठ में रहता है, या फिर बोलेंगे कि अच्छा मैं तेरे को डिज़ायरेबल नहीं लगती हूँ। तो बहुत लड़का लड़की आजकल इस तरह की विचारधारा रखते हैं, और इस विचारधारा को किसने उनके दिमाग में बनाया, घुसाया? ये बॉलीवुड के भड़वों ने। तो हमारे नाना जी ने 2 फिल्में बनाई थी, तो वो फिल्में शायद पॉपुलर भी हुई थी। एक फिल्म पॉपुलर हुई थी, दूसरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अपने उनके कज़न के साथ मिलके बनाई थी। ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट। और ये लड़की हाँ बोल रही है मैं आर्टिस्ट, ये आर्ट नहीं है, जो ये लड़की कर रही है वो आर्ट नहीं है किसी भी एंगल से ये तो छमिया डांस है। बॉलीवुड की छमिया भी बोलती है ना मैं आर्टिस्ट हूँ, वो आर्टिस्ट नहीं होता, वो तो भड़वागिरी होती है, अश्लीलता, गंद होता है, वो तो चमड़ी का व्यापार जिसको बोलते हैं हम। तो उन्होंने जब ऐसी मूवीज़ बनाई, 2 मूवीज़ बनाई, तो वो फिर वापस दिल्ली आ गए, और फिर उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में बहुत अच्छी जॉब करी जहाँ पे हज़ारों किसानों का उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया। जो अमेरिका से एड आती थी वो किसानों में बांटते थे, तो एक किस्म का सोशल वर्क जिसको कहते हैं। खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट तो मैंने उनसे बचपन में पूछा कि भाई
आज अगर आप बॉलीवुड में मूवीज़ बनाते रहते तो शायद हम भी बच्चन, कपूर और ये खान परिवार की तरह फेमस होते, और हम लोग गोरे चिट्टे मतलब हैंडसम लुकिंग थे। मैं ये नहीं कह रहा कि गोरा ही हैंडसम होता है, काला भी हैंडसम हो सकता है, सो डोंट टेक इट इन दैट वे, नॉट बीइंग रेशियल हेयर। तो हमने उनसे पूछा कि भाई, तो उन्होंने सीधा से जवाब दिया बच्चे कि अगर मैं वहाँ पे रहता तो आपको इतना अच्छा जीवन नहीं दे पाता, आपको समझदार नहीं बना पाता, फिर आप लोग भी बिगड़ जाते। क्योंकि हुआ क्या था बच्चे कि जब ये नवाब वगैरह चले गए देश की आज़ाद होने के बाद, जब ये जो कॉलोनियल रूलर थे जब वो सब चले गए, इन लोगों का राज ख़त्म हुआ, देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, धर्म की स्थापना फिर से हुई, तो जितने भी कोठे होते थे जिनमें नाच गाने वालियाँ होती थीं, जिनमें बच्चों छोटी छोटी बच्चियों को और बच्चों को किडनैप करके लाया जाता था और उनसे गंदे काम कराए जाते थे, जिसमें अंग्रेज़ और ये नवाब लोग जो हैं, अरबी वगैरह लोग, ये सब उनमें गंदे काम करते थे। वो हिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, उसके सारे एविडेंस मिल जाएंगे। तो ये सब जो हैं कोठे, नाच गाने वाले जो बाज़ार वगैरह थे, रेड लाइट एरियाज़ थे, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। आप देखेंगे कि जैसे कलकत्ता का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है कलकत्ता में, वो उसकी स्थापना ईसाइयों ने करी थी, जो हमारे देश के ऊपर जिन्होंने राज किया हमें ग़ुलाम बनाकर। ऐसे ही देश में जहाँ जहाँ भी ये कोठे थे, रेड लाइट एरियाज़ थे, उन सब की स्थापना इन्हीं लोगों ने करी है। मुग़ल काल में या दूसरे जो अरबी आताताई थे या फिर ईसाइयों ने इनकी स्थापना करी देश में। दुर्भाग्य है कि अब वो उतने बड़े पैमाने पर तो नहीं है, बट और अब वो लीगली वैलिड नहीं है, बट आज भी छुप छुपा कर ये सब काम हो रहा है। ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका के तो कुछ राज्यों में ड्रग्स को लाजमी कर दिया गया है, वैश्यावृत्ति को वहाँ पर लाजमी कर दिया गया है। जो लोग ये बैंकॉक, पटाया वगैरह जाते हैं उनको पता है कि वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें सरकारी तौर से कुछ एरियाज़ में अलाउड है, बट हमारे समाज में कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो हमारे नाना जी ने बोला कि क्योंकि ये कोठे कोठियों वालियों ने बॉम्बे में सारे आ गए, क्योंकि जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टेक्नोलॉजी बनी है, उस ज़माने में फ़िल्म एक नई नई टेक्नोलॉजी थी। 1940-50 के दशक में तब फिल्में बननी बड़े पर्दे पर स्टार्ट हुई थी, और टीवी तब आया नहीं था, टीवी ईजाद नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो ये सारे के सारे जो कोठे वाले, नाच गाने वाले और इनके जो दलाल और भड़वे थे, ये सारे के सारे बॉम्बे आ गए और इन्होंने फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। और जितने भी सज्जन पुरुष थे, धार्मिक लोग थे, जितने भी इज्जतदार लोग थे, वो फिर वहाँ से निकलने शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा, और इन लोगों ने वहाँ पर गैंगबाजी कर ली थी। वहाँ से आप सब समझ सकते हैं कि, और फिल्मों में जो था वो काला धन को वाइट करना बड़ा आसान था। तो बॉम्बे धीरे धीरे इन भड़वों की एक नगरी बन गया। फिल्म इंडस्ट्री पर इनका आधिपत्य हो गया, क्योंकि वो ब्लैक को वाइट करके इन्होंने खूब पैसे कमाए। फिर उसी पैसे से इन्होंने देश में आतंकवादियों वाली एक्टिविटीज़ करी, और फिर वहाँ पे आगे जो जो हुआ आपको सब कुछ पता ही है। तो वो जो आज भी इनका आधिपत्य चल रहा है टीवी सीरियल्स के ऊपर और फिल्मों के ऊपर, वो आपके बच्चों की बेसिक सोच समझ को ऐसा कर रहा है कि वो खुद को ही नंगा करना चाहते हैं। और अगर आप बोलोगे कि बच्चे आपने अपने आप को ऐसे नंगा क्यों किया, आपको मच्छर नहीं काट रहे मिनी स्कर्ट में या ये शॉर्ट्स जो पहनी है, बच्चे आपको ये गर्मी नहीं लग रही है जो नायलॉन के कपड़े आपने पहन लिए, बच्चे आपको ठंड नहीं लग रही है, आपने आपको छाती को नंगा करके रखा है इतनी सर्दी में, बच्चे आपको बदबू नहीं आ रही है, आपने जो लेदर के लंबे लंबे बूट्स पहन रखे हैं, मरे हुए गाय भैंस ऊँट वगैरह की चमड़ी से बने हुए जो जूते पहन रखे हैं आपने, इससे आपको गर्मी नहीं लग रही। इस तरीके के आप उनसे साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रश्न भी करेंगे तो वो कहेंगे ये तो फैशन है, फैशन है जी, फैशन
फिर उसको वो फैशन का नाम दे देंगे। भाई ये कैसा फैशन है कि ये नंग धड़ंग से ही आप सुंदर लगोगे? और आप डिज़ायरेबल क्यों लगना चाहते हो? डिज़ायरेबल तो उसको लगना होता है सड़क पे जो खड़ी होती है या खड़ा होता है पैसे के लिए, गंदे काम करने के लिए, यू नो, या फिर जो कोठे में नाच गाने वाली हो तो उनको डिज़ायरेबल लगना होता है ना, क्योंकि उनको तो हर रात सुहागरात बनानी होती है। तो आपको ये डिज़ायरेबल लगने की क्या ज़रूरत है? हाँ, आप फेमस होना चाहते हैं, आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं, आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे काम करिए, पीटी उषा जैसे काम करिए। आपको ये बढ़वागिरी क्यों करनी है नाच गाने वाली? मगर जिनके माँ बाप ही लेग पैग बिड़वे वाले होंगे, उनको ये बच्चों को अकल कौन देगा? जो माँ बाप ही वो मोहम्मद रफ़ी और वो क्या है इनके नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं इनके याद रहते, तो ऐसे घटिया किस्म के गाने जिनके भद्दे शब्द होते हैं वो रोज़ गा गा के अपना मनोरंजन करते हैं, तो ऐसे बच्चों को फिर कैसे आप दोष दे सकते हैं? तो इस बच्चे की गलती नहीं है।